अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट 3 है और जो इसका पार्ट 2 है उसका लिंक मैं आपको ऊपर कार्ड में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे ऐड कर दूँगी। उस पार्ट 2 में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। आज इस टॉपिक में मैं आपको मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स बताऊँगी जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं। ठीक है, पहले तो आपने 3 बातें याद रखनी है। जो मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो 3 हैं। पहला ये कि हम डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनकी डायलेशन हो जाती है। और ये सारा ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैंने आपको जो इसका पार्ट 2 है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वो कैसे डायलेशन होगी। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसाइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। और तीसरी बात ये कि फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में हमारे पास एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, आप वहाँ पे उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, अब 4 टाइप्स हैं: सीरियस इन्फ्लेमेशन, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, प्रूलेंट एंड उसको एब्सिस इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है, और अल्सर्स। ठीक है, हम पहली बात करते हैं सीरियस इन्फ्लेमेशन की। सीरियस इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इसमें जो एक्सुडेट होता है वो सेल पुअर फ्लूइड होता है। एक्सुडेशन का मतलब मैंने बताया हुआ भी है, और इसका मतलब है कि ऊजिंग आउट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड टिश्यू से फ्लूइड को बाहर निकलना, उसको हम एक्सुडेशन कहते हैं। वो जो एक्सुडेट है वो होगा सेल पुअर फ्लूइड। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? जब वो एक्सुडेट होगा तो वो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा? उन स्पेसेस में क्रिएटेड बाय इंजरी टू द सरफेस एपिथेलिया, उन स्पेसेस में जाएगा जो कि इंजरी की वजह से क्रिएट हुई हैं। टू द सरफेस जो एपिथेलिया सरफेस है, उधर हमारे पास स्पेस बनी होगी इंजरी की वजह से, वहाँ पे जाके ये एक्सुडेट डिपॉजिट होगा। और बॉडी कैविटीज़ में जो कि लाइन बाय पेरिटोनियम, प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, जो बॉडी कैविटीज़ हैं वहाँ पे जाके ये एक्सुडेट डिपॉजिट होगा। अब हम देखते हैं जो हमारे पास एक्सुडेट है ये जो है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कि प्लाज्मा, जब हमारे पास प्लाज्मा से हमारे पास आ रहा है, बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं उसमें हमारे पास फ्लूइड होता है। ठीक है, और फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? प्लाज्मा से आ रहा है। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होता है कि हमारे पास वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो वहाँ से फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे पास एक्सुडेशन हो जाएगी सेल पुअर फ्लूइड की। और दूसरा ये है कि सिक्रीशन ऑफ मीजोथीलियल सेल, जो मीजोथीलियल सेल्स हैं वहाँ पे सिक्रीशन होगी। और जैसे कि लोकल इरिटेशन में हमारे पास होती है, लोकल इरिटेशन में हमारे पास मीजोथीलियल सेल्स जो है उनकी सिक्रीशन होगी, और वहाँ से हमारे पास एक्सोडेट जो है वो हमारे पास बाहर आएगा। फिर हमारे पास जो अगली बात ये है कि हमारे पास जो एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की, जो बॉडी कैविटीज़ हैं हमारे पास, उनमें जो एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की, उनको हम कहते हैं इफ्यूजन जो होता है उसमें मोस्टली जो होता है वो ट्रांसुडेट होता है। ठीक है, ट्रांसुडेट जो ये इफ्यूजन होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी होती है। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कौन कौन सी? जैसे रिड्यूस ब्लड आउटफ्लो इन हार्ट फेलियर जब होता है उसमें हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस ब्लड हो जाता है, तो उसमें ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, रिड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन किडनी, जब किडनी में प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम हो जाए। और लिवर डिजीज़ में हमारे पास ये एफ्यूजन हमने देखा है। ठीक है, अगली बात ये है कि जब ये जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है ये हमारे पास कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे इन्फेक्ट नहीं होती। अब वहाँ कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है या डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म आके उसको अफेक्ट नहीं, सीरियस इन्फ्लेमेशन को आके अफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वहाँ पे ल्यूकोसाइड्स भी नहीं होंगी। डज नॉट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड्स, वहाँ पे ल्यूकोसाइड्स इतनी नहीं होंगी क्योंकि कोई आके वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आके इन्फेक्शन ही नहीं कर रहा। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पे क्या होता है सीरियस इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि द स्किन ब्लिस्टर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्न वायरल इन्फेक्शन बीनीथ द डैमेज एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है इससे क्या होता है कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है सीरियस फ्लूइड की। ठीक है, और जब एक्यूमुलेशन हो जाती है सीरियस फ्लूइड की तो हमारे पास
ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं स्किन में, रिजल्टिंग फ्रॉम जो कि जैसे कि बर्न में हमारे पास जब जल जाता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन जो होती है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो स्किन है उसमें ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और उससे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन हो जाएगी सीरियस इन्फ्लेमेशन की, और वो डैमेज करेंगे एपिडर्मिस ऑफ द स्किन को। ठीक है, हमारे पास सीरियस इन्फ्लेमेशन था। अब मैं आपको बताती हूँ फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन जो टाइप 2 है इसकी। अब इसमें क्या होता है, जो फिब्रिनस एक्सुडेट है वो जो है वो डेवलप कब होगा, तब डेवलप होगा जब हमारे पास व्हेन द वस्कुलर लीक्स आर लार्ज, जब हमारे पास वस्कुलर लीकिंग जो है वो ज़्यादा होगी, एंड देयर इज़ अ लोकल प्रोकोंगुलेंट स्टिमुलस, और वहाँ पे जो प्रोकोंगुलेंट स्टिमुलस है वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आपको पता है कोंगुलेंट का क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना। ठीक है, जब वहाँ पे स्टिमुलस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब मैंने पहले आपको बताया कि वस्कुलर लीकिंग जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो फिब्रिनस एक्सुडेट डेवलप होगा। जब वस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तभी वस्कुलर लीकिंग ज़्यादा होगी, तो हमारे पास वस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा, लीकिंग शुरू हो जाएगी और फिब्रिनोजिन। ठीक है, अब फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और वो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात ये है कि फिब्रिनस एक्सुडेट जो है वो करेक्टरिस्टिक है इन्फ्लेमेशन का, जो कि प्रेजेंट होता है इन द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज सच एज मेनिंजेस, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा में। ये हमारे पास ये मेनिंजेस, पेरिकार्डियम, प्लूरा में ये हमारे पास फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी। अगर हम इसको रिमूव ना करें, इफ़ नॉट रिमूव, तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट ना कर सकें तो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन जो है वो स्कार में चेंज हो जाएगी और वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। अगला है प्रूलेंट, उसको सपुरेटिव और इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं और एब्सेस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पस है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जो एक्सुडेट होता है हमारे पास, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास एक्सुडेट में होंगी। ठीक है, एक्सुडेट में हमारे पास क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी, न्यूट्रोफिल्स होंगी, लिक्विफाइड डेब्रिस होंगी, ऑफ नेक्रोटिक सेल्स की एडेमा फ्लूइड होगा। ये तीन चीज़ें हमारे पास एक्सुडेट में होंगी। ठीक है, अब हम आप देखते हैं कि कॉज क्या है प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, अब कॉज क्या है कि हमारे पास जब कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आके उसको इन्फेक्ट करेगा तो हमारे पास प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन होगी। और कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफिलोकाइफ जो हमारे पास बैक्टीरिया वो आके इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम पायरोजेनिक भी कहते हैं, पायरोजेंस भी कहते हैं, और पायरोजेंस का मतलब होता है पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, फिर जब बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि लिक्विफेक्टिव टिश्यू निक्रोसिस शुरू हो जाएगी। लिक्विफेक्टिव टिश्यू निक्रोसिस मैंने आपको बताया था निक्रोसिस वाले लेक्चर में, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। वहाँ पे लिक्विफेक्टिव टिश्यू निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। ठीक है, जब हमारे पास अपेंडिक्स की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हमारे प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं। एब्सेस होता क्या है, उसकी एक डेफिनेशन है, ये लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस है। लोकलाइज मतलब एक जगह पे, ठीक है, उधर एक पस बन जाती है, कॉज बाय द सुपरेटिव। सुपरेशन का मतलब है कि वहाँ पे फ्लूइड जो पस है वो बनना शुरू हो जाए, बरिड इन अ टिश्यू में, ऑर्गन में और कंफाइंड स्पेसेस में वहाँ पस जो होती है वो एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए, उसको हम एब्सेस कहते हैं। अल्सर हम देखते हैं, अल्सर जो है वो 4 टाइप है। अल्सर क्या है, ये हमारे पर डिफेक्ट, ये हमारे पास जो सरफेस होती है ऑर्गन्स और टिश्यू की, वहाँ पे आके उसको डिफेक्ट करती है, वहाँ पे आके जो है लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अल्सर जो है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि ये जो अल्सर हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय शेडिंग और स्लोइंग ऑफ इन्फ्लेमेट निक्रोटिक टिश्यूज। क्या होता है कि हमारे पास जो अल्सर्स होते हैं वहाँ पे आके क्या करते हैं, इन्फ्लेमेट निक्रोटिक टिश्यू है उसको आके रिमूव करना शुरू हो जाते हैं, तब हमारे पास वहाँ पे अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं। अल्सरेशन क्या होती है, कैन ऑकर ओनली व्हेन द टिश्यू निक्रोसिस एंड रिजल्टेंट इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट ऑन। ठीक है, अल्सरेशन तब होगी जब हमारे पास टिश्यू निक्रोसिस या रिजल्टेंट इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा, तब वहाँ पे अल्सरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अल्सरेशन होगी तो क्या होगा, अल्सर कब होगी, जब हम रिमूव करेंगे इस इन्फ्लेम निक्रोटिक टिश्यू को, तो वहाँ पे अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं इसको, म्यूकोसा ऑफ द माउथ, स्टमक में देखते हैं, इंटेस्टाइन में देखते हैं और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में देखते हैं। ठीक है,
स्किन और सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, उसमें भी देखते हैं जो ओल्ड पर्सन है उनके जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं वहाँ पे भी हम अल्सर्स को देख सकते हैं, जिनमें उन ओल्ड पीपल में जिनमें सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे कि उनमें एक्सटेंसिव इस्कीमिक निक्रोसिस हुई हो, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो, ठीक है, उस टिश्यू को, और वहाँ पे निक्रोसिस हुई हो, तो वहाँ पे उन ओल्ड पर्सन में हम अल्सर्स देख सकते हैं। अल्सर्स जो होते हैं वो अल्सर्स में हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर्स ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम। अब हम देखते हैं स्टमक और ड्यूडेनम के अल्सर्स में हमने देखा है कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और डायबिटीज़ अल्सर्स ऑफ द लेग में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं, ये हमारे पास टाइप्स ख़त्म होगी, अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 आउटकम है, एक कंप्लीट रेजोल्यूशन, दूसरा हीलिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट, स्कारिंग एंड फिब्रोनोसिस, और प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब कंप्लीट रेजोल्यूशन से क्या होता है कि कंप्लीट रेजोल्यूशन में क्या होगा कि अब हमारे पास जो एक मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास ल्यूकोसाइड माइक्रोफेज कल आ जाते हैं, वो आके क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स जो होते हैं या कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है उनको आकर रिमूव करते हैं। उस रिमूव करने के बाद जो हमारे पास टिश्यू है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, उसकी रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन करना शुरू हो जाता है, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट रेजोल्यूशन उन टिश्यूज़ में होगी जो इंजरी जो है वो हमारे पास शॉर्ट लिव्ड हो, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हो, लिमिटेड हो, उनमें ये हमारे पास जो है कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी, टिश्यू की कंप्लीट वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आउटकम ये है कि हीलिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट। अब जब हमारे पास जो टिश्यू है वो हमारे पास अगर उसमें इन्फ्लेमेटरी इंजरी हुई हुई है, ठीक है, और वो जो टिश्यू है वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब जब वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा, और जो वहाँ पे क्या होगा, फिब्रिन एक्सुडेट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, ठीक है। फिब्रिन एक्सुडेट का मतलब वहाँ पे पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी भी वजह से वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ आके उसकी जगह ले लेंगे, ठीक है, और वो फिर वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, फिब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास एक ये है कि इस तरह हील हो सकता है। थर्ड ये है कि प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोग्रेस होने शुरू हो जाए, वो ठीक ना हो, ठीक है, और वो जो हमारा इंजरी है वो परसिस्टेंट रहे, ठीक है, और जो फेंडिंग एजेंट है वो रिमूव ना हो सके, तो वो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ प्रोग्रेशन हो जाती है। ये हमारे पास 3 आउटकम थे। आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।